हर एक चीज सिखा कि कैसे हम लोग टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, और ऑक्टाहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग देखेंगे, और स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग कैसे देखेंगे। ये बात सभी बच्चों को क्लियर था? बोलो। स्क्वायर प्लेनर का भी पूरा क्लियर था, टेट्राहेड्रल का भी पूरा क्लियर है, और ये सब कुछ क्लियर है आपको। ओके, इज इट क्लियर? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। फिर आगे ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप। एक थोड़ा सा, एक छोटा सा चीज मुझे और बताना है आपको। एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताना है, तो यहाँ आप लिखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता देते हैं, फिर हम एप्लीकेशंस बताएंगे। और एप्लीकेशन इतना मजेदार होगा कि आपको समझ में आ जाएगा, पूरा एक्सेप्शन सब साथ में ले आएंगे, सब चीज ले आएंगे एक साथ। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिएगा, इसके बाद यहाँ लिखना है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस पे भी एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में गिवन है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पूछा है कि लिगेंड का स्ट्रेंथ आपको क्या करना था, अरेंज करना था। आप देखिएगा तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ट्रिक के माध्यम से भी समझा देंगे, और पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो आयोडीन लेस देन ब्रोमीन माइनस, लेस देन HCN माइनस, लेस देन Cl माइनस। ट्रिक भी बताएंगे बेटा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये है आयोडीन माइनस, Br माइनस, HCl माइनस, Cl माइनस, H2 माइनस, F माइनस। फिर होता है OH माइनस, फिर ऑक्सिलेट, C2O4 2 माइनस ना, ऑक्सिलेट का फॉर्मूला होता है। फिर वाटर होता है, फिर आता है NO2 माइनस, NO3 माइनस, सॉरी NO3 माइनस लिखना। एक सेकंड रुक जाना, थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकंड रुक जाइएगा। यहाँ पे आपका आएगा NO3 माइनस ना, NO3 माइनस। और इसके बाद आता है EDTA, इसके बाद आता है NH3, इसके बाद आता है EN, इसके बाद आता है NO2 माइनस, इसके बाद आता है CN माइनस, और इसके बाद आता है CO। ये है ऑर्डर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। एक बार मैं थोड़ा तभी कंफर्म कर लेता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाएगा, मुझे थोड़ा इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है NO3 माइनस और EDTA में। बस एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ बस, और थोड़ा सा रुक जाइएगा। ये नहीं, NCS माइनस होता है वहाँ पे, वही मैं सोच रहा था, अभी याद आ गया मुझे, NCS माइनस होता है यहाँ पे, NCS माइनस। अभी ठीक हो गया, अभी ठीक हो गया, ठीक है, अभी ठीक हो गया ये पूरा। तो I माइनस, Br माइनस, HCl माइनस, Cl माइनस, H2 माइनस, F माइनस। और देखो, वाटर से पहले वाला जो लिगेंड होता है ना, सब वीक फील्ड लिगेंड होता है, और वाटर के बाद जो लिगेंड होता है वो सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। देखो, इसमें नाइट्रोजन डोनर और कार्बन डोनर वाला है। देखोगे अगर आप, तो वाटर के बाद में जो भी है वो या तो नाइट्रोजन डोनर है या तो कार्बन डोनर है। यस ना? तो वाटर के आफ्टर वाटर सब स्ट्रॉन्ग होता है, और बिफोर वाटर सब वीक फील्ड लिगेंड होता है, जैसा कि आप जानते हो। तो इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करने का ट्रिक है कि एक बार सचिन, एक बार, यहाँ लिख रहा हूं मैं, एक बार सचिन, एक बार सचिन। मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी देखना भाई, थोड़ा मेरा खराब है, तो बहुत दिन छूट गया लिखते हुए। ऐसे इंग्लिश में हिंदी में मैं पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत दिन हो गया, तो ये हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, तो अच्छा नहीं हो। सर हम लोगों से नहीं लिखा था सर। हाँ, तो एक बार सर व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दीजिए ना। नहीं, ऐसे लिख देते हैं। सर लिखिए, सर लिख रहे हैं जैसे लिख रहे हैं सही। एक बार सर लिखिए सर। क्लास से फरार, ऐसे भी हिंदी का मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे जरूरत भी है ऐसे। तो एक बार सचिन क्लास से फरार, एक बार सचिन क्लास से फरार, और ऑक्सलेट को पानी से प्यार। और का मतलब होता है यहाँ पे, और ऑक्सलेट को पानी से प्यार, ऑक्सलेट को पानी से प्यार। ओके, तो पानी, देखो यहाँ पे नंबर्स कर देते हैं यहाँ पे, तभी जाके समझ में भी आएगा। एक का मतलब है आयोडीन से, बार का मतलब है
Br माइनस से, सचिन का मतलब है SCN माइनस से, क्लास का मतलब है Cl माइनस से का मतलब है S2 माइनस से, फरार का मतलब F माइनस से है, और का मतलब OH माइनस से है, ऑक्सिलेट तो ऑक्सिलेट है ही, और पानी का मतलब वाटर से है। बस इतना हो गया याद। एक बार सचिन, क्लास से फरार, और ऑक्सिलेट को पानी से प्यार। ओके, उसके बाद यहाँ के बाद कॉमा देखे, नाचता, नाचता का मतलब है NCS माइनस, नाचता हुआ, नाचता हुआ, उड़ता अमोनिया, उड़ता का मतलब EDTA से है, उड़ता अमोनिया, उड़ता अमोनिया, उड़ता, ये देखो उड़ता है अमोनिया, उड़ता अमोनिया, नाचता हुआ उड़ता अमोनिया, अमोनिया तो पूरा पूरा लिखा हुआ है अमोनिया, इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो, इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो, नॉर्थ कनाडा कोलंबो ना, ये इससे याद हो सकता है थोड़ा, मुझे लगता है कोलंबो ना, नॉर्थ कनाडा कोलंबो। एक बार देख लो, एक बार मतलब हो गया आयोडीन माइनस, बार मतलब Br माइनस, SCN सचिन मतलब SCN माइनस, क्लास से फरार और ऑक्सिलेट को पानी से प्यार, नाचता हुआ का यहाँ पे मीनिंग नहीं है, वो सेंटेंस को मिलाने के लिए है। नाचता का मतलब NCS माइनस, उड़ता का मतलब EDTA, अमोनिया का मतलब NH3, इन का मतलब EN इथाइलिन डाइमीन, जिसको आप जानते हो, इन नॉर्थ का मतलब NO2 माइनस, नॉर्थ का मतलब NO2 माइनस, कनाडा का मतलब CN माइनस, कोलंबो का मतलब CO। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है CO, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जो है वो है कोबाल्ट करे कार्बोनिल। ओके, कार्बोनिल सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो अगर आप बिफोर वाटर बोलो, बिफोर वाटर जो भी है, बिफोर वाटर वीक है, और आफ्टर वाटर सब SFL है। पानी से प्यार के बाद यहाँ से के बाद जो भी है वो SFL है, और उसके पहले वाला जो है वो सब क्या है, WFL है। तो कभी कभी ये वाला सर क्वेश्चन आपसे आ जाता है। हाँ बोलो संस्कार, हाँ बोलिए। सर मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SFL भी बोल सकते हैं ना इसको? यस, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब लिगेंड की स्ट्रेंथ है ये, अब यहाँ पे ये डाल दीजिए, द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ऐसे डाल दीजिए तो SFL बोलने ठीक है से सर। अच्छा है, ठीक लगेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तो उसके बेसिस पे CO का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब SFL हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। CN माइनस मतलब वाटर के बाद एक मोटा मोटी तो हमने याद कर ही लिया था कि जो नाइट्रोजन डोनर होता है वो SFL होता है, और कार्बन डोनर SFL होता है, तो उसी से हो गया आपको। लेकिन आपको कभी मान लीजिए जरूरत पड़ेगा, इसको याद तो कर ही लेना चाहिए, आपको मेरे हिसाब से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको कभी कभी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी कभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बेहतर है कि एक बार पर ये ऑक्सीडेट वाला सर, ऑक्सीडेट का एक सवाल था उसमें सर SFL लिख दिया है शायद। अभी बताएंगे, वो सब हम बताएंगे, ऑक्सिलेट कब SFL का काम करेगा वो सब आ जाएगा। मैंने भी बोला है कि जब हम CFT को एंड करने की तरफ पे आ जाएंगे, तो मैं वहां पे ये पॉइंट बोलूंगा कि ऑक्सिलेट कहाँ पे ठीक है, ठीक SFL है। होता है, और कहाँ पे अमोनिया भी WFL होता है, ये भी होता है। वो हम सब पॉइंट आपको हम एक साथ बताएंगे, और उसका रीजन भी बताएंगे, क्योंकि मैं अभी तुरंत नहीं बता सकता सब कुछ, क्योंकि उसका रीजन तभी आएगा जब मैं उसके एप्लीकेशन की बातें करूंगा आपसे। जब करूंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा, हर एक पॉइंट ले आऊंगा, हर एक पॉइंट ले आएंगे। जो ऑक्सिलेट SFL जो लिखा है ना, वो कोबाल्ट+3 के साथ होता है, कोबाल्ट+3 के साथ ऑक्सीजन डोनर SFL, वाटर भी SFL होता है, ऑक्सिलेट वाटर OH माइनस सब SFL होता है। जब वो कोबाल्ट+3 होता है तो ऑक्सीजन डोनर इज SFL, और वही आयरन+2 के साथ अमोनिया WFL होता है। आयरन+2 हो गया, Mn+2 हो गया, इन सब के साथ अमोनिया WFL होता है। ये बताएंगे हम अभी आपको, जस्ट आपको समझ में आएगा। सो वाटर SFL है हमेशा? नहीं, वाटर SFL मैंने कहाँ बोला, मैंने बोला कोबाल्ट+3 अच्छा, के कुछ साथ है। बोल रहे थे। अभी बताएंगे, वो सब ठीक। सब बताएंगे टोटल। अभी आप एकदम मोटा मोटी याद रखो, जो चीजें मैंने पहले बताई वही याद रखिए, वही सही है, वही सही है, वो अधूरा है, गलत नहीं है।
एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी बातें आपको बताई गई अभी तक वो अधूरा है, बट गलत नहीं है, अधूरा है, पूरा अब हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं वो सही है। वाटर WFL होता है तो होता है, लेकिन किसी केस में वो SFL भी हो सकता है, उसका रीजन मैं दूंगा, फिर मैं आप ही से पूछूंगा कि क्या ये सही है, तो आप अगर बोलिएगा कि सही है तभी लिखूंगा भी, टेंशन आप मत लीजिए, उसका आप एकदम बेफिक्र रहिए। जो भी बातें लिखेंगे उसका हर एक का रीजन होगा, हर एक का एक्सप्लेनेशन होगा, तभी लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। ठीक, चलिए आइए, ये याद हो जाएगा आपको, याद हो जाएगा, थोड़ा एक बार दो बार ट्रिक देखेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सिलेट को पानी से प्यार, नाचता हुआ उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो। अगर मान लो थोड़ा ये ट्रिक अच्छा नहीं लग रहा होगा तो यूट्यूब वगैरह पे भी आप सर्च करके आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ट्रिक देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा। सही सही सर। जैसे भी आपको जो अच्छा लगेगा वो कर लेना, करना जरूरी है, करना जरूरी है, कर जरूर लीजिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में था जहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अरेंज करना है, ठीक है, तो जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ CFT, application of crystal field theory CFT is very important term। आप यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सी सिखाया जाएगा, तो एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो आपको इंपॉर्टेंट बोलना ही चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ CFT में सबसे पहला पॉइंट आता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबसे पहला आता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। थोड़ा सा इसको समझना होगा कि क्या होगा, कैसे होगा, इन सभी चीजों को धीरे धीरे आप पॉइंट वाइज करके समझिएगा। अब मुझे बताइए कि कोई भी कंपाउंड स्टेबल है उसके लिए क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करें हम, तो पहले यहाँ से मेरे साथ समझिए, उसके बाद इंक्लूड करिएगा। देखिए आपके पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता है बेटा, M होता है, इसके बाद एक लिगेंड होता है, तो लिगेंड जब इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो स्टेबिलिटी को गेन करता है। अब बात ये आती है कि कौन जो बॉन्ड बना रहा है वो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, तो जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जिस मेटल एटम का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, जिसमें जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बताओ। फोर्स ऑफ यस सर। अट्रैक्शन Yes, sir, इंक्रीज होगा। होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन increases the stability increases, force of attraction increases, stability increases। पॉइंट वाइज करके यहाँ पे लिखते चलेंगे। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑफ किसका, अट्रैक्शन मेटल लिगेंड का अट्रैक्शन, तो स्टेबिलिटी ठीक। सर इंक्रीजेस। सर Z इफेक्टिव मतलब EAN ना? जेड इफेक्टिव का मतलब होता है EAN नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो वहां पड़े हो आप पीरियोडिक टेबल में, टेबल में सर। यस सर। पीरियोडिक टेबल, हाँ सर, ठीक। पीरियोडिक टेबल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो देखो मेटल, देखो कोई भी चीज अट्रैक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूं तो किससे अट्रैक्शन फोर्स डिसाइड होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से डिसाइड होता है। अगर देखो यस सर। दोनों चीज रिस्पॉन्सिबल है स्टेबिलिटी के लिए, दोनों चीज, एक ही चीज सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए, दोनों चीज रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। मेटल भी रिस्पॉन्सिबल है तो लिगेंड भी रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। अगर कोई स्टेबिलिटी एक से बनता है क्या, कोई स्टेबिलिटी जब भी बनता है दोनों से बनता है, क्योंकि उसमें दोनों चीज एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेटल की भी स्टेबिलिटी और लिगेंड की भी स्टेबिलिटी, ये दोनों ही उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेवार है या नहीं, बोलो। आप मेटल वीक वाला रख लो, मेटल खराब रख लो और लिगेंड खूब अच्छा रख लो, तो क्या वहां पे बहुत स्टेबिलिटी बन जाएगा? नो सर। तो मतलब हमें क्या चाहिए, हमें देखना चाहिए अगर कोई भी स्टेबिलिटी देखना है तो मुझे एक जेड इफेक्टिव देखना चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मेटल का क्या देखना चाहिए, जेड इफेक्टिव। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, है या नहीं, क्योंकि उसमें दोनों चीज रिस्पॉन्सिबल है। किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी दो चीजों पर डिपेंड करेगी, एक मेटल के लिए और एक लिगेंड के लिए। दोनों की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सिर्फ अकेला एक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, दोनों रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर मेटल बहुत ही अच्छा है
अच्छा जेड इफेक्टिव वाला है, थोड़ा सा लिगेंड वीक भी है, तो वहां पे स्टेबिलिटी बना लेगा, है या नहीं, मानते हो आप? और दोनों अच्छा है, एक एसएफएल लिगेंड भी बहुत स्ट्रांग वाला है, लिगेंड भी बहुत अच्छा बेसिक है, और मेटल भी बहुत अच्छा जेड इफेक्टिव वाला है, तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, है या नहीं, Yes, sir. मानते हो आप? Yes, मैं sir. ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेटल लिगेंड है तो उसमें दो चीजें देखो आप, दो चीजें देखो। एक पहला देखो कि स्टेबिलिटी की बात अगर हम कर रहे हैं तो जेड इफेक्टिव जरूर देखो, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल, मेटल की जेड इफेक्टिव देखो, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, है या नहीं। और दूसरा चीज क्या देखो, लिगेंड स्ट्रेंथ भी देखो, लिगेंड स्ट्रेंथ भी देखो, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी देखो, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी देखो। ये दोनों चीजें तो आपको देखनी ही चाहिए। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी स्टेबल कंपाउंड तभी होता है जब उसके जेड इफेक्टिव ज्यादा हो, और दूसरी बात लिगेंड का स्ट्रेंथ भी अच्छा हो। तो दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल है किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी की, कोई अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, क्लियर है, बोलो, ये बात समझ में आया कि मेटल। हाँ सर। अब आप बताइए, मुझे एक बात बताइए, आपके पास 3D सीरीज है, 4D सीरीज है और 5D सीरीज है, बताइए किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, बताइए थोड़ा। जेड इफेक्टिव किस मेटल, अगर लिगेंड सेम कर देते हैं, सभी जगह लिगेंड सेम है, आपके पास 3D सीरीज है, 4D सीरीज है और 5D सीरीज का CMA है, तो बताइए किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, बताइए, सोच के बताइए, ये आपको पता है, बताइए। नीचे डिक्रीज होता है ना सर। 5D। जेड इफेक्टिव है 5D का सबसे ज्यादा, 5D सीरीज, फिर 4D यस सर। सीरीज और फिर 3D सीरीज, यही होता है जेड इफेक्टिव का ऑर्डर। क्योंकि जैसे जैसे शिल्डिंग खराब होता जाता है जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, यही है जेड इफेक्टिव का ऑर्डर। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल केस कौन होगा, 5D देन 4D देन 3D, इज इट क्लियर और नॉट? तो यस सर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा 5D सीरीज, 4D सीरीज और फिर क्या होगा 3D, इज इट क्लियर? ये स्टेबिलिटी होगा बेटा। अगर कोई आपसे कह दे, कोई आपसे कह दे कि बताइए PtCl4 2 माइनस, PdCl4 2 माइनस और NiCl4 2 माइनस, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप क्या आंसर देंगे? अगर मैं बोलूं पीटी फिर पीडी फिर एनआई। बी और सी, तो आप नम जेड इफेक्टिव पे चलो, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वो उस लिगेंड को ज्यादा तेजी से पकड़ेगा। अगर मेटल अच्छा है, मेटल अच्छा न्यूक्लियर साथ अट्रैक्शन रख रहा है, तो वो लिगेंड के साथ भी बहुत अच्छा अट्रैक्शन रखेगा, है या नहीं, क्योंकि उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, है या नहीं, मानते हो आप? तो इसके कंसेप्ट में क्या जोड़ेंगे, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा एक की स्टेबिलिटी होगी भाई। क्यों? क्योंकि ये प्लेटिनम 5D सीरीज का होता है, प्लेडियम 4D सीरीज का होता है और निकेल 3D सीरीज का होता है। आंसर होगा ABC, है या नहीं? पहला पॉइंट समझ में आया, पहला पॉइंट समझ में आया। यस सर। आ गया सर। कंपाउंड की स्टेबिलिटी साइज साइज बढ़ने से बढ़ जाता है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी साइज बढ़ने से बढ़ जाता है। प्लेटिनम, प्लेडियम, निकेल सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ABC का होगा, ABC का होगा। क्लियर है, समझ आया ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अपने आप में आसान है। आप बस इतना देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जेड इफेक्टिव से देखा जाएगा, जेड इफेक्टिव से देखा जाएगा। ये क्लियर है सबको, बोलो क्लियर? यस सर। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब पहला पॉइंट हो गया ये, मतलब 5D 4D 3D में स्टेबिलिटी 5D वाले का ज्यादा, फिर 4D वाले का ज्यादा और उसके बाद 3D वाले का ज्यादा। ये मुझे समझ में आ गया है, पहला पॉइंट में क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट को जोड़ते हैं। अब मुझे दूसरा पॉइंट बताइए, अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट CMA का बढ़ाया जा रहा हो तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? अगर CMA का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। सीधी सी बात है, बढ़ेगा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगी। यस, लिख लीजिए पॉइंट। फिर आगे आपके पास दूसरा पॉइंट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वाला कोई CMA है, अभी सब लिगेंड सेम रहेगा। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट बात करेंगे बेटा
तो लिगेंड सेम रखेंगे। जब हम 4D 5D 3D बात करेंगे तो लिगेंड भी सेम रखेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम रखेंगे। एक ही साथ सब वेरी नहीं कर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई एक एक चीज को वेरी करके ना पूछेगा क्वेश्चन, सबको वेरी करके पूछेगा। बताइए आप, सबको वेरी करके पूछेगा क्या? एक बार 5D 4D 3D भी देगा और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट भी दे देगा। ये हो सकता है? पॉसिबल है? बोलो, ये पॉसिबल है? सर सब कुछ अलग अलग करके देगा, तो टेंशन बहुत नहीं लेना है आपको। देखिए आप समझिए, अगर मैं बोलूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ central metal atom increases, oxidation state of CMA increases, oxidation state of CMA increases, then Z effective increases, Z effective increases. It means stability, it means stability of complex compound increases. It means stability of complex compound increases. क्लियर हुआ बात? समझ में आया क्या मैं बोला? मैंने बोला कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट CMA का बढ़ेगा, आपको पता है कि जितना ज्यादा कैटायनिक चार्ज होता है उसका जेड इफेक्टिव उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट जाता है, प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स लगाता है तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आप देखिए, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आया FeCN6 3- और एक आया FeCN6 4-, आपसे पूछा गया कि बताइए कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या देंगे आप? ए और बी? पहले वाले की, एक ही। सीधी बात है, +3 है, ये +2 है। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये +3 है, ये +2 है। देखो कितना आसानी से आंसर मिल रहा है अपने को, एकदम आसानी से आंसर मिल जाएगा बेटा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आसानी से आंसर पाओगे। सर हाँ बोलिए। जो जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल की बात कर रहे थे, मतलब वो CMA की बात कर रहे थे ना? हाँ CMA की ही बात कर रहे थे। तो Fe+3 और Fe+2 में ज्यादा स्टेबल कौन? Fe+3 और Fe+2 में जेड इफेक्टिव ज्यादा किसका है बताओ? Fe+3 का ही ना? हाँ सर, ऑक्सीडेशन हाँ। Fe+3 का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो स्टेबिलिटी Yes, sir, A ग्रेटर देन B होगा कि नहीं होगा? तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। आइए तीसरे पॉइंट पे देखते हैं क्या होता है। बताइए, अब एक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे जोड़ रहे हैं। अब बताइए, अगर लिगेंड स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे हम तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी? बताइए। मेटल सेम रख दिया और बढ़ेगी। सीधी सी बात है, बढ़ेगी अगर सर। लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उसमें डोनेट करने कैपेसिटी बढ़ेगा, और जितना कैपेसिटी ज्यादा होगा उस लिगेंड के डोनेट करने की, उसका उसी तरह से उसके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी होगा, क्योंकि वो मेटल को ज्यादा पकड़ेगा, है या नहीं? तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा, है या नहीं? बोलो। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, क्योंकि मैंने अभी यही बोला था कि स्टेबिलिटी के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इंक्रीजेस। थोड़ा सा धैर्य बना लो, आप सीख जाओगे इसको और बहुत मजेदार हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आना है, यहीं से आना है। इसके बाद उसके पहले वाले क्वेश्चन नहीं आते, उसके पहले वाले पूछ के क्या करेगा कोई? इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, यही तो इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे स्टेबिलिटी पूछ देगा, या तो फिर आपसे पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर। इसी सब पे से तो काम होगा भाई, यही तो आपको मदद करेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में, लिगेंड स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं, अगर मैंने बोला कि बेटा बताओ COCN6 3- है, COCN6 3- है बेटा, और एक है COCl6 3- है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? इन दोनों में ए ज्यादा वाला। स्टेबल कौन? A ग्रेटर देन B होगा। क्यों? क्योंकि CN क्या स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा है। देखो कोई भी चीज कभी यहाँ ध्यान रखना, एक साथ सब चीज नहीं वैरी कराएगा बेटा, ऐसा नहीं होगा कि सब चीज एक ही साथ वैरी करा देगा, तो कोई नहीं बना पाएगा। देखो यहाँ पे मेटल सेम रखा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखा,
लिगेंड डिफरेंट कर दिया, तो ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ना, क्लियर है ना। तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा बेटा, ए ग्रेटर देन बी होगा कि नहीं होगा, बताओ, ए ग्रेटर देन बी होगा। यहाँ पे इसका पॉइंट मिल गया। चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथे पॉइंट में ये कहता है कि थोड़ा सा छोटा सा चीज मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, अगर मान लो रफली बात है और ये सही है कि नंबर ऑफ लिगेंड में बढ़ाता हूँ, मतलब एक है टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल, कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, बताइए थोड़ा, कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल में रिपल्शंस होंगे। नहीं, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड है और यस सर वही है। सर टेट्राहेड्रल ऑक्टा होगा सर। कि 6 लिगेंड। देखो आप, एक आदमी के 6 बॉडीगार्ड और एक आदमी के 4 बॉडीगार्ड, कौन ज्यादा स्टेबल फील करेगा, फील करने वाली बात है, कौन ज्यादा स्टेबल है। आप भी खुद देखोगे एक आदमी के पास 6 लोग हैं, तो सीधी सी बात है 6 लोग वाला ज्यादा स्टेबल फील करेगा, बॉन्ड ज्यादा है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, तो वहां पे स्टेबिलिटी भी तो ज्यादा ही है, वहां पे स्टेबिलिटी भी तो ज्यादा ही है या नहीं। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। हाँ सर, क्योंकि सर- बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी गेन होगी फिर। तो वहां पे नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये कह सकते हो आप, रफली लोग रूल बना देते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। वो ऑक्टाहेड्रल में 6 बॉन्ड है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, octahedral complex is more stable than tetrahedral complex. Octahedral complex is more stable than tetrahedral complex. इसका मतलब क्या हुआ, it means stability increases with increase in number of ligand, with increase in नंबर ऑफ लिगेंड। ये भी बोलना गलत नहीं है बेटा, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक है NiCl4 और 2 नेगेटिव और एक है NiCl6 4 नेगेटिव, तो आपके हिसाब से इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन बताएंगे आप, किसको ज्यादा स्टेबल बताएंगे, बताइए। NiCl4 2 नेगेटिव और NiCl6 4 नेगेटिव, देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स एक ही तरह का है बेटा, Na+2 ये भी है, Na+2 ये भी है, और एक के पास 6 लिगेंड है, एक के पास 4 लिगेंड है, कौन ज्यादा स्टेबल है आप ही बताइए। बी सर, बी। सीधी सी बात है, ये आप समझदारी से भी काम कर सकते हो, Na+2 दोनों Na+2 ही है, तो जब Na+2 दोनों है बेटा, तो आप समझिए कि दोनों के पास अगर 6 लिगेंड किसी के पास आ रहा है, तो कोई 6, एक घर में 6 लोग रह रहे हैं और एक घर में 4 लोग रह रहे हैं, तो आपको क्या अनुमान लगाओगे आप, एक घर में 6 लोग रह रहे हैं, इसका मतलब उस घर में रिपल्सन थोड़ा कम ही रहा होगा, है या नहीं, तभी ना रह पा रहे हैं। यस सर। वो भी एक तरीका हो सकता है। तो NiCl6 4 माइनस और NiCl4 2 माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है, NiCl6 4 माइनस। तो रफली आप ये बोल सकते हैं, गलत नहीं है, बी ग्रेटर देन ए होगा, बी क्या होगा, ए से ज्यादा होगा स्टेबिलिटी के मामले में। 4 रूल्स तो मिल गए आपको, 4 रूल्स तो मिल गए आपको। क्या क्या सीखा आपने, आपने सीखा 3D 4D 5D। हाँ बोलो वरुण। सर अगर एक हमारा वो है मोनोडेंटेट है और एक बाइडेंटेट है, और मोनोडेंटेट ज्यादा है बाइडेंटेट से, मतलब उतना भी ज्यादा, 4 और 6 का रेशियो है, बाइडेंटेट 4 मोनोडेंटेट 6, तो बाइडेंटेट ज्यादा स्टेबल होगा। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, 5वां पॉइंट वही आने वाला है। अच्छा ठीक सर। जी वरुण, अभी 5वां पॉइंट वही ला रहे हैं हम। अब मैं जानता था, ठीक है, रुक गए। पॉइंट अभी हमने कंप्लीट करा नहीं है, अभी 4 पॉइंट हुआ है। अभी 5वां पॉइंट का कहानी वही है जो आपने अभी सोचा है, वही कहानी लाने वाला है आपके सामने। वही देखिए आप, 5वां पॉइंट जस्ट आपका वही आ जाएगा जो आप सोच रहे हैं। देखिएगा पहले 4 पॉइंट तो आप सीख गए कि 3D 4D 5D सीरीज सीए में आता है, तो स्टेबिलिटी 5D 4D 3D का आंसर टिक करना है, कर दोगे। दूसरी बात, अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करके दे रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा, 2 को 2 हो गया। तीसरा, अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ के बेसिस पे स्टेबिलिटी दे रहा है, तो जिसका लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा। और अगर नंबर ऑफ लिगेंड के बेसिस पे दे रहा है, तो जिसमें नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा, है या नहीं। तो ये एक रूल्स तो आ गए हमारे पास। 5वां पॉइंट
जो थोड़ा डाउटफुल है अभी अभी वो डाउटफुल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा मेरे साथ, सीखिए थोड़ा सा इस चीज को। और पांचवा पॉइंट मैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है NiNH3 6 है। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ से कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको, ये आपको बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। NiNH3 6+2 है और इसके साथ एक EN ले आओ, EN का रिएक्शन करवाओ। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, EN का रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा बताओ, NiNH3 4 और एक EN आ जाएगा, NH3 दो NH3 निकालोगे तब एक EN आएगा, तभी ना, तभी तो इसका Yes, कॉन्डेंसेशन sir. नंबर बैलेंस रहेगा। और प्लस क्या आएगा, 2 NH3 आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब थोड़ा 2 EN ले आओ, 2 EN लेके आओ, क्या बनेगा, NiNH3 ट्वाइस, EN ट्वाइस होगा ना, और 2 प्लस और 4 NH3 होगा क्या, बोलो भाई, तो होगा। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. और अगर आप 3 EN ले आओ तो क्या होगा, NiNH3 पूरा ही खत्म हो जाएगा, पूरा गायब। पूरा गायब कर दो, तो NiEN थ्राइस और 6 NH3 होगा, बोलो भाई, ठीक समझ में आया। और साथ में एक हाँ, EDTA सर। भी ले आओ, EDTA ले आओ तो क्या होगा, ये बन जाएगा Ni और पूरा तब भी यहाँ से निकलेगा EDTA आएगा तो, और प्लस में क्या आएगा 6 NH3 एक EDTA के साथ। इतना तो मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 माइनस कर दो तो Ni+2 आ गया, सब हो गया। देखो देख लो आप एक बार, पूरा देख लो, फिर आपको समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट आएगा आपके पास, बहुत बढ़िया कंसेप्ट जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जो क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में आया है वो एकदम दूर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। आइए थोड़ा देखते हैं। ऊपर वाले में चार्ज रहेगा सर, EN वाले में, 3 EN वाले में। हाँ इसमें तो +2 रहेगा ही ना, Ni+2 वाला है ना, ये Yes, sir. Ni+2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगा। तो एक EN हटा, एक EN लाए तो 2 NH3 निकाले, 2 EN लाए तो 4 NH3 निकाले, 3 EN लाए तो 6 NH3 निकाले, और एक EDTA लाए तब भी 6 NH3 निकालेंगे, क्योंकि एक EDTA 6 कोऑर्डिनेशन नंबर खुद अकेला ही देता है। तो फिर तो कहानी ही नहीं है, फिर तो कहानी नहीं। अब चलते हैं, थोड़ी कहानी और बताते हैं आपको, सुनिए मेरे साथ, बहुत ध्यान से सुनिए। अब पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है, पहला वाला कॉम्प्लेक्स, एक चीज छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है बेटा, वो क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा T S। delta S. टी डेल्टा एस। T delta S. थोड़ा उसके बारे बात करते हैं आपसे। मुझे बताइए डेल्टा H डेल्टा G इक्वल टू होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। हर बहुत कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डेल्टा G ही है ना। डेल्टा G जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, है या नहीं, Yes, sir. है ना। यस सर। तो आप मुझे Yes, sir. बताइए, अगर आपके पास डेल्टा S बढ़ेगा, डेल्टा S बढ़ेगा, और डेल्टा H सपोज कर लीजिए कांस्टेंट है, सपोज कर लीजिए डेल्टा H कांस्टेंट है, तो डेल्टा S बढ़ेगा, डेल्टा S बढ़ेगा तो माइनस डेल्टा G क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. माइनस डेल्टा G बढ़ेगा, क्योंकि भाई डेल्टा G निगेटिव है, ये तो मानना ही है आपको। अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ इसका मतलब डेल्टा G निगेटिव है, तो इसका मतलब अगर डेल्टा S बढ़ेगा तो माइनस डेल्टा G बढ़ेगा, तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी, है या नहीं, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी। अब मुझे बताओ, Yes, sir. पहले वाले में डेल्टा N कितना है, डेल्टा S कैसे देखते हो आप, डेल्टा N से ना, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ज्यादा हाँ होता है सर। उसका डेल्टा S ज्यादा होता है। इसका डेल्टा N बताओगे, पहले वाले का डेल्टा N कितना होगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, समझ में आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, 2 मिनट 3 मिनट पेशेंस रख लीजिए, आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बट क्योंकि थोड़ा टिपिकल है, लेकिन उसको हम एक बार कंप्लीट करने दो मुझे, फिर मैं आपको समझा दूंगा। देखो एक बार, सबसे पहले इसका डेल्टा N बताओ कितना होगा, इसका डेल्टा एक। N कितना होगा, आप कहोगे 2 1 3 और 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, इसका डेल्टा N 1 आएगा। इसका डेल्टा N कितना आएगा Yes, बताओ, sir. 4 1 5, 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा। इसका डेल्टा दो। N कितना आएगा, दो। तीसरी वाले का, इसका डेल्टा N आएगा तीन। 3 और 4 और इधर 7, 3, sir. 4 1 हाँ 6 1 7, 7 में से 3, और इसका डेल्टा N कितना आएगा, 5। 5। अच्छा ठीक है। अब चलिए थोड़ा देखिएगा बेटा, इसको मैं मान लेता हूँ कॉम्प्लेक्स 1 है ये, ठीक है बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है बेटा, और ये कॉम्प्लेक्स 4 मान लेते हैं,
और ये कॉम्प्लेक्स 5 माइनस। अब बताइए डेल्टा एन ज्यादा तो डेल्टा एस ज्यादा, डेल्टा एस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एन होता है या नहीं? मानते हो ना ये बात? यस हाँ सर। सर। जितना नंबर ऑफ Yes, sir. पार्टिकल होता है डेल्टा एस होता है। अब तुम्हें डेल्टा एस बढ़ेगा तो डेल्टा जी भी तो बढ़ेगा, माइनस डेल्टा जी बढ़ेगा, यस सर। डेल्टा जी माइनस में बढ़ेगा, क्योंकि डेल्टा एस जितना ज्यादा बढ़ेगा ये डेल्टा जी उतना ही माइनस होता जाएगा। इसका मतलब गिब्स एनर्जी माइनस में बढ़ता जाएगा, है या नहीं? माइनस डेल्टा जी बढ़ता जाएगा ना, ये मानते हो हाँ आप? सर। ये मानते हो? अब मुझे बताओ इन पांचों में ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा स्टेबल है? कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल है? पांचों वाला। पांचों वाले सर लास्ट। उसके बाद फिर 4 उसके ऊपर वाला चौथा। सर। फोर्थ 2 1। फिर थर्ड फिर सेकंड। ये मानते हो आप? क्लियरली मानते हो ये बात? बोलो थोड़ा। मानते Yes, तो हैं sir. सर। तो ठीक है, अगर आप ये मानते हो तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ देखिएगा अभी और समझाएंगे भी। जो स्टेबिलिटी होगा वो होगा 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, और फिर 2 का, और सबसे कम होगा 1 का। ये होगा 5 4 3 2 1। ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो होगा वो होगा 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1 ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगा, ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा रुकिएगा मेरे साथ, सुनिएगा। आप देखिए जो आप जितना बाइडेंटेड लिगेंड लाते गए, बाइडेंटेड हेक्साडेंटेड लिगेंड, तो जैसे जैसे चिलेशन बढ़ा, चिलेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? चिलेशन, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन का मतलब चिलेशन होता है। यस सर। अगर एक ईएन है तो एक रिंग बनेगा बेटा, 2 ईएन है तो 2 रिंग बनेगा, 3 ईएन है तो 3 रिंग बनेगा। और ईडीटीए में कितना रिंग बनता है थोड़ा बता दीजिए? ईडीटीए में कितना रिंग बनता है? 5 रिंग बनता है। आप चेक कर लीजिए, 5 रिंग बनता है। ईडीटीए में कितना रिंग बनेगा? 5 रिंग बनेगा। तो ईडीटीए में 5 रिंग, ईडीटीए में 5 रिंग, और यहाँ पे ईएन में 1 रिंग, 2 ईएन में 2 रिंग, 3 ईएन में 3 रिंग, और ईडीटीए में बेटा 5 रिंग है। तो नंबर ऑफ रिंग बढ़ने से चिलेशन बढ़ता है, चिलेशन बढ़ने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ता है। स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या सीखा आपने? अगर कोई मोनोडेंटेड लिगेंड की जगह पे कोई बाइडेंटेड लिगेंड, और आप खुद सोचिए अमोनिया और ईडीटीए में अमोनिया स्ट्रांग है और ईडीटीए स्लो है, ईडीटीए उतना स्ट्रांग नहीं है, सोचने वाली बात है। लेकिन ईडीटीए में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है स्टेबिलिटी, सोचने वाली बात है या नहीं? क्यों क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पे चिलेशन है, Chilations. वहां पे चिलेशन है, Station. तो चिलेशन भारी पड़ जा रहा है लिगेंड के स्ट्रेंथ पे, है या नहीं? चिलेशन ज्यादा स्ट्रेंथ पे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, और चिलेशन की मैं बात करूं तो चिलेशन उसके ऊपर है। क्या सीखा मैंने? क्या सीखा मैंने स्टेबिलिटी में? हमने सीखा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी चिलेशन, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, है या नहीं? उसके बाद Yes, स्ट्रेंथ sir. ऑफ लिगेंड। तो पहले चिलेशन और उसके बाद क्या डालना है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ चिलेशन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इंक्रीजेस। नंबर ऑफ चिलेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रिंग्स होते हैं, Ring formation. Rings. फॉर्मेशन। हाँ, तो नंबर ऑफ चिलेशन, नंबर ऑफ चिलेशन इंक्रीजेस। अभी एक कहानी और है, रुकिएगा। नंबर ऑफ चिलेशन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इंक्रीज। स्टेबिलिटी होगा वो इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इंक्रीजेस। अगर चिलेशन बढ़ाते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन उसमें भी एक कहानी भी और है, कहानी पूरी खत्म नहीं हुई है, कहानी तो अभी अभी और बाकी है। तो चिलेशन भारी पड़ गया लिगेंड के स्ट्रेंथ पे, चिलेशन भारी पड़ गया लिगेंड के स्ट्रेंथ पे, लेकिन उस चिलेशन से भी भारी है कार्बन डोनर, उस चिलेशन से भी भारी है कौन? कार्बन डोनर। तो भैया स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये, कार्बन डोनर सबसे ज्यादा, उसके बाद है चिलेशन, और उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ये है ऑर्डर, ये है ऑर्डर। कार्बन डोनर उससे भी ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि कार्बन डोनर में लिगेंड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, कार्बन डोनर में लिगेंड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए चिलेशन से भी ज्यादा भारी कौन है? कार्बन डोनर। लेकिन अमोनिया से ज्यादा भारी कौन है? चिलेशन। अमोनिया से ज्यादा भारी कौन है? चिलेशन। बात समझ में आया? क्या कहा? नहीं आया? Yes, sir. आया? आ गई ये सर। स्टेबिलिटी का कंसेप्ट, ये स्टेबिलिटी का कंसेप्ट। अगर चिलेशन है भाई, चिलेशन जितना ज्यादा
उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा। अगर उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी देखना है तो चिलेशन देखना शुरू करो। चिलेशन देखो, चिलेशन का मतलब नंबर ऑफ रिंग जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा। तो क्यों नहीं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखिए थोड़ा आइए देखा जाए। बहुत आसान हो गया, पूरा हो गया कंसेप्ट, पूरा हो गया कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूरा हो गया। अब आप देखिए आपके पास एक क्वेश्चन आया, उसने लिखा CONH3 6+3, देखना ध्यान देना, CONH3 6+3, ये लिखा। फिर लिखा CONH3 4En+3 और फिर लिखा COC2O4 ऑल थ्राइस। COC2O4 यहाँ पे एक लिख लीजिएगा, ज्यादा मत लिखिएगा, पहले तो ये लिख लीजिए COC2O4 लिख लो, ठीक ही लिख रहे थे, COC2O4 थ्राइस और ये है -3, ठीक है ना, +3 बन जाएगा। एक और लिख लीजिए, C लिख लीजिए इसको, COC2O4 थ्राइस 3 माइनस और एक लिखा है COEN थ्राइस 3 प्लस। थोड़ा बताइए तो आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, समझ के बताइए तो थोड़ा। ये है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। देखो सब बता दिया मैंने आपको, कार्बन डोनर, चिलेशन, फिर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, सब बता दिया मैंने आपको। अब सोचना नहीं पड़ेगा, कार्बन वाला सबसे ज्यादा होता है भाई, कार्बन डोनर सबसे ज्यादा होता है, कार्बन डोनर तो चिलेशन से भी ऊपर है। पूरा कंसेप्ट है यहाँ पे आपके सामने। अब आप इसके ऑर्डर बता दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सीख रहे हो। DCBA, आंसर क्या होगा? डी और सी में से प्रॉब्लम हो रहा है और सब डी और बी, सी में तो नंबर ऑफ रिंग ज्यादा है। डी और सी में, डी और सी में तो पता है तुम्हें, डी और सी में दोनों में रिंग सेम है तो लिगेंड स्ट्रेंथ देख लो, अभी लिखवाया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यस वो सही। रिंग सेम हो जा रहा है, चिलेशन बराबर बराबर हो गया, तो फिर स्ट्रेंथ देखिए ना, फिर आप फिर क्या सोच रहा है, चिलेशन बराबर यस सर, सब सरल है सर। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा डी का, DCBA डी के बाद C सी होगा, क्योंकि सी में चिलेशन ज्यादा है बी से, बी में एक ही रिंग बनेगा जिसमें 3 रिंग बनेगा, तो डी के बाद सी, सी के बाद बी और बी के बाद ए, लास्ट ए होगा, DCBA होगा। चेक करो एक बार, आप चेक करो, नहीं आया समझ में, यही तो मैं बोला ऊपर देखो, आ गया सर। चिलेशन जहां ज्यादा वहां पे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो यही है 5 पॉइंट, यही है 5 पॉइंट, और यही 5 पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। 5 पॉइंट बच्चे ने याद कर लिया। हाँ बोलो सर, रिंग कितनी बननी है कैसे देख रहे हैं बताइए। C2O4 बाइडेंटेट है, तो एक C2O4 एक रिंग तो बनाएगा ही, एक C2O4 रखोगे तो एक रिंग तो बनेगा ना, और 3 C2O4 है तो 3 रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। एक C2O4 3 रिंग बना रहा है तो यहाँ पे 3 रिंग बनेगा। अब देख लीजिए एक बार, एक EN एक रिंग बनाता है तो 3 EN 3 रिंग नहीं बनाएगा, यहाँ 3 रिंग बनेगा, यहाँ 3 रिंग बनेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रिंग बनेगा, और यहाँ पे कोई रिंग नहीं बनेगा, 0 रिंग बनेगा। तो आप समझिए 3 रिंग वाला ज्यादा एक रिंग से तो होना ही है, नंबर ऑफ रिंग ही तो चिलेशन होता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ रिंग होगा उतना ही ज्यादा चिलेशन होगा, है या नहीं? समझ में आया? नहीं आया? यस सर। आया? तो यही स्टेबिलिटी का पूरा 5 पॉइंट, जिन बच्चों ने इन 5 पॉइंट को स्टेबिलिटी के लिए रख लिया, समझ लो उनका कल्याण हो गया, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। सवाल इसका खूब आता है क्या सर? क्या सवाल खूब बेहतर आता है क्या सवाल इसका? नहीं, स्टेबिलिटी से 1-2 क्वेश्चन आता है जेई में, जेई के अंदर भी 1-2 क्वेश्चन आता है, और उसके अगला जो पार्ट है ना वो इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी अभी देखने जा रहे हैं। यस, तो पहले तो आप स्टेबिलिटी को क्लियर कर लो। देखो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देगा जिसमें कि एक ही साथ सब चीज वैरी करेगा, सब चीज नहीं वैरी करेगा, यस सर, एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। हाँ, एक ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करके देगा, एक 3D 4D 5D वाला देगा, एक आपको लिगेंड स्ट्रेंथ वाला देगा, और एक चिलेशन और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड दोनों देगा, और कार्बन डोनर उनमें से चिलेशन से भी ऊपर रखना है, कार्बन डोनर को कहाँ रखना है, चिलेशन से भी ऊपर रखना है कार्बन डोनर को। क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं। हाँ बोलिए। वो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कैसे देखेंगे, वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एकदम सही बात है। तो उसमें सर आपने ऑक्सिलेट मतलब EN से नहीं, ज्यादा है अब देखिए हाँ। ये इससे कम लिखवाया है,
अच्छा सॉरी, हाँ सर डिक्रीजिंग में है, हाँ सर सॉरी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है वो, ईएन हाँ ज्यादा है। हाँ सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हाँ सर सॉरी। और ऐसे भी हमने बता हमको रखा है, लगा। प्रॉपर्टी बता रखा है कि नाइट्रोजन डोनर एसएफएल होता है, ऑक्सीजन डोनर हाँ हाँ सर, ये तो कंफ्यूज हो गए थे। सर हाँ बोलो। सर ये रिंग वाला कंसेप्ट जो बता रहे थे, C2O4 एक रिंग बनाएगा, मतलब वो कैसे रिंग बना रहा है ये बता रिंग दीजिए ऐसे एक बना बार। रहा है, एक मेटल बीच में है और C2O4 का मतलब ये है COO माइनस और COO माइनस, और ये देखो रिंग, ये देखो बन गया। ये एक ही रिंग ना है कि दो रिंग है? अच्छा सर, हाँ सर, सर ठीक है सर, ऐसे रिंग ठीक है सर, समझ गया। ये रिंग होता है, चिलेशन का मतलब होता है दोनों तरफ से पकड़ ले उसको, रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन इज चिलेशन। ठीक है सर। और बाइडेंटेट लिगेंड हो चाहे पॉलीडेंटेट लिगेंड हो, वो चिलेशन बनाता ही बनाता है, चिलेट फॉर्म करता ही करता है। पूरी बातें सीख गए। अगर आप कभी भी नोट्स Yes. बना रहे हो, अगर आप नोट्स कभी कोई बच्चा बना रहा हो तो क्या लिखेगा? पहले लिखेगा स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, फिर वहीं पे लिख देगा पहला पॉइंट 5D 4D 3D, पहला हो गया। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, strength of ligand directly proportional, number of ligand directly proportional, chelation directly proportional। वही नीचे लिख देगा कार्बन डोनर इज मोर डोमिनेटिंग देन चिलेशन। ये लाइन बस इतना लिख के वो पेज क्लोज कर देगा। एक पेज मतलब आपका पूरा जाएगा तो 6 लाइन टोटल जाएगा, 6 लाइन टोटल चाहिए आपको, बस नोट्स बनेगा 6 लाइन में बनना चाहिए। इतने लाइन को 6 लाइन में लिख देना है आपको। ये काम जरूर करिए, उससे आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा, आपको पॉइंट्स याद रहेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आपको बहुत सारी चीजों पे मदद करेगा। वो है नेक्स्ट पॉइंट, वो है नेक्स्ट ऑर्डर है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा के बारे में। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, जिसकी कहानी है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मैग्नीट्यूड डेल्टा का मतलब क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये भी भाई मैग्नीट्यूड एप्लीकेशन वाली हेडिंग पे अंडर नहीं है। क्या बेटा? इसके अगला वाला पार्ट में एप्लीकेशन में ही पहला दे दिए स्टेबिलिटी और दूसरा दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, और उसी के ब्रैकेट में लिखिएगा CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आइए देखते हैं क्या हो रहा है, आइए देखते हैं, समझते हैं। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, और उसी से पूरा कंप्लीट कर देंगे हम। एक लाइन मैग्नीट्यूड डेल्टा कंप्लीट, एक लाइन मात्र। कैसे? सुनिए। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा को कंप्लीट करने के लिए आप एक बात मुझे बताइए पहले। आप खुद सोचिए, आप जेड इफेक्टिव बढ़ाते हो तो अट्रैक्शन बढ़ता है, तो जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तभी तो रिपल्शन होगा, है या नहीं? यस वाली सर। बात है। अगर अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो रिपल्शन कहाँ होगा? जब कोई पास आएगा ही नहीं तो रिपेल कैसे करेगा? सोचने वाली बात है कि नहीं? जब पास आएगा तभी तो रिपल्शन भी ज्यादा होगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा भी जेड इफेक्टिव में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है क्या? बोलो। यस सर। अरे जो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जब दोनों एक साथ बहुत पास आएंगे तभी ना रिपल्सन भी ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ही ज्यादा नहीं है तो रिपल्सन कहाँ ज्यादा होगा बताओ? जब दोनों पास आएंगे ही नहीं तो रिपेल कैसे करेंगे, है या नहीं? तो जब दोनों को बहुत पास ले आओगे तब उसमें रिपल्सन के चांसेस भी ज्यादा होंगे, तो उनके बीच का जो गैप होगा वो ज्यादा होगा, है या नहीं? ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि ऑर्बिटल्स क्लोज जब तक नहीं आएंगे, जब तक लिगेंड्स और ऑर्बिटल क्लोज नहीं होंगे, तब तक रिपल्सन कैसे होगा यार? सोचने वाली बात है कि नहीं? यस सर। अगर ऑर्बिटल्स के साथ जब वो क्लोज नहीं होगा तो वो रिपेल कैसे करेगा? तो रिपेल करने के लिए क्लोज होना पड़ेगा, और क्लोज होने के लिए जेड इफेक्टिव को ज्यादा होना पड़ेगा। फिर से Yes, sir. स्टोरी बन गया। और कहां एक लाइन में कंप्लीट कर देता हूं मैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बट यहाँ पे बस एक फर्क होगा, एक फर्क होगा। वो फर्क बस इतना है कि चिलेशन को कंसिडर नहीं करना है। चिलेशन इज नॉट कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। काम खत्म, एक लाइन में कंप्लीट। यस सर, बढ़िया सर, बढ़िया है। Magnitude of delta is directly proportional to stability of complex compound, but chelation is not considered for finding magnitude of delta। सब हो गया, कहानी खत्म, पूरी कहानी एक लाइन में खत्म। और उसी के बाद आप पॉइंट देखिएगा तो कितना मजेदार पॉइंट होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जो होगा, समझिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्योंकि जेड इफेक्टिव ये भी है, मैग्नीट्यूड डेल्टा भी जेड इफेक्टिव ही है। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा भी जेड इफेक्टिव ही है तो सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी के लिए बोल देते हैं
और यहाँ पे मैं बोलूंगा चिलेशन को कंसिडर नहीं करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा को देखने में। तो चिलेशन इज नॉट कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। बस इतना हटा दो, सब सही हो गया। मतलब क्या क्या सीखा फिर मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। सुनिएगा, चिलेशन इज नॉट कंसिडर्ड, बहुत ध्यान समझना, और सब अब एक्सेप्शन आपके सामने होगा तो आप सुनिएगा, बस आपको लगेगा कि हाँ सही बोल रहे हैं सर आप। चिलेशन इज नॉट कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। चिलेशन इज नॉट कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। डेल्टा को फाइंड करने के लिए चिलेशन कंसिडर्ड नहीं होगा। चिलेशन क्यों, चिलेशन से क्या लेना देना है इसको? चिलेशन कम ज्यादा उससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है डेल्टा को। डेल्टा सिर्फ लिगेंड की स्ट्रेंथ डिपेंड किस किस पे करा भाई। तो डेल्टा का ऑर्डर सबसे ज्यादा किस में होगा? 5D में होगा भाई, 4D में होगा, 3D में होगा। पहला हो गया। दूसरा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, डेल्टा इंक्रीज, ये सीखा। तीसरा क्या हो गया भाई? लिगेंड स्ट्रेंथ इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीज, डेल्टा इंक्रीज, ये सीख गया मैं। चौथा पॉइंट मतलब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट, डेल्टा, ये हो गया। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ लिगेंड पे भी ले सकते हो आप। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का तो डेल्टा देख ही चुके हो आप, क्योंकि डेल्टा T = 4/9 डेल्टा नॉट होता है। तो फोर्थ पॉइंट ये भी लिख लो, फोर्थ पॉइंट लिख लो, डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स is more than टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सब पॉइंट हो गया। अब मैं आपसे से सब पूछता रहूंगा, अब मुझे जवाब देते रहना। तो सर इसमें सर वो नहीं मतलब रहेगा ना सर कि मोनोडेंटेट और डायडेंटेट मतलब नहीं रहेगा ना बाइडेंटेड सर? और मोनोडेंटेड से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि चिलेशन इज नॉट जो कंसिडर्ड। ज्यादा है वो उसी से होगा, उससे कुछ वही मतलब वही नहीं। वही आप वहां पे बस वही देखेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे। स्ट्रेंथ के ठीक है, ठीक। तो जैसे अमोनिया वाला स्ट्रेंथ ज्यादा है और ये वाला कम है, तो तुम्हारा अमोनिया वाला ज्यादा हो। जैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन अगर दे दे, सपोज करना, थोड़ा देखना है इसको बेटा, ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन जो आपने पूछा भी। CONH3 6 देगा, CONH3 6 देगा और +3 देगा, ठीक है बेटा। और यहाँ देगा COEN थ्राइस और 3+। इन दोनों में किसका मैग्नीट्यूड डेल्टा ज्यादा होगा? लिगेंड की स्ट्रेंथ पे अभी लिखवाया टेबल, उसको याद रखो, इससे काम हो जाएगा। लिगेंड की स्ट्रेंथ जरूरी है बेटा आपके लिए, लिगेंड स्ट्रेंथ जरूरी है। किसका ज्यादा होगा बताओ? पहले वाले वाले का। बस मैग्नीट्यूड डेल्टा में कंसीडर मत करना चिलेशन को, ठीक। बस और कुछ दिक्कत ही नहीं है भाई, सब आंसर मिल जाएगा आपको A > B। क्यों? क्योंकि लिगेंड का स्ट्रेंथ देख लिए। अब पूरी कहानी सुन लो, इतनी बातें समझ में आई? देखो आप एक बार लिख लो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सुनना। तो ENT तो ज्यादा है ना सर? ईएन का, अच्छा ईएन का ज्यादा है, हाँ तो ईएन का ज्यादा हो जाएगा फिर। हाँ ईएन का ज्यादा था, ठीक है। अमोनिया, हाँ Yes, उसका sir. हुआ अमोनिया, हाँ तो B > A होगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होगा। और यही अगर इसमें एक और ले लेते इसमें हैं, सर वो नहीं दिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड नहीं दिखेंगे? नंबर ऑफ लिगेंड देखेंगे ना, तभी तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज मोर देन टेट्राहेड्रल बोल ही दिए ना, यस सर, यस सर। तो फिर तो देख ही लिए। और ये हो गया। इसमें अगर ये बोलते CO C2O4 बोलते तो ठीक होता है, C2O4 थ्राइस और 3- बोलते, तब बताओ ऑर्डर क्या होता? ABC में बताओ डेल्टा का ऑर्डर क्या होता? डेल्टा का ऑर्डर क्या होता? DAC स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। DAC ना, लिगेंड के स्ट्रेंथ किस पे देखा आपने, कैसे देखा? सर ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे सीधे देखिए तो DAC। बट स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से देखिएगा, चिलेशन मत देखिएगा, चिलेशन नहीं देखा जाता, ठीक। चिलेशन का कोई रोल नहीं है इसमें, स्टेबिलिटी के लिए रोल था, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा के लिए चिलेशन का कोई रोल नहीं है। ये समझ में आया आपको? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, आगे सर, आगे। पूरी कहानी इतना ही है भाई, बस और कुछ नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड डेल्टा देखना है तो स्टेबिलिटी देखो, बट चिलेशन मत कंसिडर करना, बस आपका काम हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ उसका जवाब मुझे चाहिए आपसे। सुनिए, आप, मैं अगर CMA 5D का लेता हूँ, अगर मैं CMA 5D का लेता हूँ और 4D का लेता हूँ, और मैंने लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड लिया, तो मैं क्या करूंगा? पेयरिंग एनर्जी कराऊंगा या CFAC पे जाऊंगा? कहाँ जाऊंगा बताओ? सुनो थोड़ा सा फिर से। अगर मैंने फिर से पूछिए सर। CMA 5D सीरीज का लिया, ठीक, CMA 5D सीरीज का सर। लिया, 5D सीरीज का CMA है, ठीक, ओके, इज इट क्लियर? यस सर। और 5D सीरीज के CMA के साथ आपके पास वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, 5D सीरीज है, मतलब इसका आप छोड़ो हटाओ, उतना लिखेंगे बोलेंगे तो नहीं समझ में होगा। समझ ऐसा बोलिए ना, समझ रहे हैं। एग्जाम्पल समझाते हैं, देखो पहले ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
उसके बाद पॉइंट लिखूंगा और वो पॉइंट इतना आपके लिए काम करेगा कि आप सोच नहीं पाओगे। PtCl4 2 माइनस, ठीक। ये प्लेटिनम कौन सा सीरीज का है? 5D सीरीज। 5D 5D यहाँ पे बताओ पेयरिंग कराना चाहिए क्या? क्या यहाँ पे पेयरिंग कराना चाहिए? क्या यहाँ पेयरिंग कराना चाहिए? बताइए, प्लेटिनम में पेयरिंग कराना चाहिए क्या? करवा दीजिए सर। स्ट्रॉन्ग है। Cl वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या पेयरिंग नहीं होगा सर। नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। अब थोड़ा सा ऊपर आइए, ऊपर आइए। आपको मैंने क्या बोला कि 5D में डेल्टा ज्यादा होगा, इसका मतलब जब CMA 5D सीरीज का होगा तो CFSE गैप ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या करेंगे? पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है डेल्टा, तो पेयरिंग हो जाएगी। तब पेयरिंग ही होगा, पेयरिंग ही होगा, ये सत्य है। क्योंकि आपका 5D सीरीज के CMA में डेल्टा हो गया ज्यादा, और जब डेल्टा हो गया ज्यादा तो पेयरिंग ही करना पड़ेगा, पेयरिंग ही करना पड़ेगा। तो जब कभी CMA 4D और 5D का होता है तो वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, पेयरिंग के चांसेस अगर बनते हैं तो पेयरिंग करना चाहिए, पेयरिंग करना चाहिए। क्लियर है बात? क्लियर है? यस सर, लिखिए। समझ में आया? तो ये बात, ये हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा। तो यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे क्या, क्या लिखना चाहिए? इफ सेंट्रल मेटल एटम इज ऑफ 4D series and 5D series, 4D series and 5D series, pairing of electron take place. If central metal atom is of 4D series and 5D series, pairing of electron take place. Pairing of electron take place. Pairing of electron take place in presence of either WFL या फिर SFL, कोई भी हो भाई, आपको तो पेयरिंग ही कराना पड़ेगा, आपको तो पेयरिंग ही करना पड़ेगा। 4D सीरीज या 5D सीरीज का CMA है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होनी चाहिए, चाहे वो लिगेंड वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो अगर मैं बोलूं कि PtCl4 2 नेगेटिव है, PtCl4 2 नेगेटिव है, तो आप कहोगे सर ये 5D8 है, सर 5D8 है, तो मैं कहूंगा कि इसकी पेयरिंग कराओ, 5D8 की पेयरिंग कराओ। 5D8 की पेयरिंग कराओगे तो क्या होगा? पेयरिंग कराओगे तो क्या होगा? पेयरिंग कराओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, DsP2 इसके साथ वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वो CMA अगर 4D और 5D सीरीज का है तो पेयरिंग हमेशा होता है बेटा, हमेशा होता है। अगर चांसेस है तो कराओ पेयरिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर CMA 4D का और 5D सीरीज का है तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन का होता है, ये सत्य है, ये सत्य है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बढ़ा देता है, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगा तो भाई पेयरिंग ही तो होगा। तो PtCl4 2 माइनस में DsP2 होगा। वैसे तरह से अगर PD ले लेते आप, PtCl4 2 सर ये माइनस, इसका रीजन भी लिखवा दीजिए। ये तो लिखवाई दिए, क्योंकि CMA 5D और 4D सीरीज का है, रीजन लिखवा देते हैं। ये 48 होगा और 48 भी DsP2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर यहाँ लिख लो आप, इफ सेंट्रल मेटल एटम is of 4D series and 5D series, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, अगर सेंट्रल मेटल एटम 4D और 5D का है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी increases, it means pairing energy is less than crystal field splitting energy, so pairing of electron take place. Yes or no? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? अरे सीधा तो बात है यार। आ गया सर, आ गया, आ गया। सीरीज का CMA के साथ मत सोचो कुछ। 4D सीरीज 5D देखो आप, SFL और WFL देखो 3D सीरीज के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप SFL और WFL का कंसेप्ट लगाइए, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं कि मत लगाइए, लेकिन जब CMA 3D और सीरीज का हो तब लगाइए, अन्यथा मत लगाइए, अन्यथा मत लगाइए। WFL and SFL concept is used if central metal atom is of 3D series only। समझे? नहीं समझ में आया?
समझ गए सर। तो ये बात ध्यान रखिए, फिर से एक पॉइंट लिखिए, इफ WFL एंड, ऐसे लिखिए WFL एंड SFL, WFL एंड SFL concept is used, concept is used, concept is used in 3D series of central metal atom, 3D series of CMA, इन्हीं में बस यूज करिए, अन्यथा कहीं मत यूज करिए, सब अन्यथा हर वो चीज 3D 4D सीरीज के साथ सब SFL है, 3D और 40 5D सीरीज के साथ सब SFL होता है, 40 5D सीरीज के साथ हर एक लिगेंड SFL होता है, ऑल लिगेंड्स आर SFL, समझ लीजिए आप, 40 5D सीरीज CMA के साथ ऑल लिगेंड्स आर SFL, लिख लीजिए आप, 4D और 5D सीरीज all ligands are SFL, all ligands are SFL, all ligands are SFL, 4D 5D सीरीज के साथ सभी लिगेंड्स SFL है। अब आप चाहिए तो पेयरिंग कराना ही है, हो रहा है तो कराइए। 4D 5D सीरीज CMA के साथ all ligands are SFL, याद करिए, 4D 5D सीरीज CMA के साथ all ligands are SFL, all ligands are SFL, समझ में आया? जैसे अगर आप एक क्वेश्चन दिया था आपके उसमें मॉड्यूल में, वो दिया था AuCl4-1, बताइए तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, बताइए बताइए क्या होगा हाइब्रिडेशन, बताइए इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? कॉन्फ़िगर, इसको कॉपर वाले फैमिली का है ये, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है? DSP2 आएगा, 5D8 दिखा रहा है भाई, DSP8 आएगा। हाँ 5D8 दिखा रहा है तो DSP2 आएगा। आप मत सोचिए कि यहाँ लिगेंड कैसा है, हमने बोल दिया 40 5D सीरीज के साथ ऑल लिगेंड्स आर SFL, याद करिए 40 5D सीरीज CMA के साथ ऑल लिगेंड्स आर SFL, क्यों? क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ गया तो पेयरिंग कराओगे, तो ऑल लिगेंड्स आर SFL हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? तो 40 5D सीरीज CMA के साथ ऑल लिगेंड्स आर SFL, ऑल लिगेंड्स आर SFL, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? यस Yes, सर। और सर D9 आया तो फिर एक इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे P में। एकदम भेज देंगे, D9 आएगा तो ठीक भेज सर। देंगे एक इलेक्ट्रॉन को। D9 कॉन्फ़िगरेशन अभी बताएंगे, उसको भी आगे ले चलेंगे, उसको भी क्यों भेजते हैं, ये बात हम अब आगे ट्रांसवर्स में बात करेंगे, मतलब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में बात करेंगे, तो अभी तो उससे हो जाएगा। लेकिन D9 अगर आपके पास बहुत कम आएगा क्वेश्चन आपके पास ऐसे, लेकिन D9 आ गया तो उसको भेज देना आ गया एकदम, DSP2 ही होगा फिर भी, D9 भी DSP2, ओके हाँ सर। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो याद कर लो 40 5D सीरीज CMA के साथ ऑल लिगेंड्स आर SFL, याद रहेगा। और एक लाइन और बोलने जा रहा हूं बेटा, सुनिएगा, अगर कभी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो उसका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है या नहीं? इसका मतलब हाँ उसका सर। डेल्टा बहुत ज्यादा है या नहीं? बहुत। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट CMA के साथ ऑल लिगेंड्स आर SFL, +4 वाले के साथ कोई भी लिगेंड आ जाए वो SFL ही होता है भाई, SFL होता है। तो ये भी लिखो, ये भी पॉइंट मिला, जो जो पॉइंट मिला उसको लिखते चलिए। पहला पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट देखो क्या मिला, दूसरा पॉइंट मिला +4 ऑक्सीडेशन स्टेट CMA ऑल लिगेंड्स आर SFL, क्यों? क्योंकि डेल्टा ज्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो डेल्टा बढ़ेगा, आपने ही तो बोला। इसका मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट CMA, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट CMA, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट CMA, ऑल लिगेंड्स आर SFL, ऑल लिगेंड्स आर SFL। मत सोचिए कि वो ऑक्सीजन डोनर है या हेलोजन डोनर, उसका आपको कोई लेना देना नहीं, आपको याद करिए कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट CMA के साथ ऑल लिगेंड्स आर SFL, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां जहां इंपॉर्टेंट लिखना लिखिए। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ NiH2O होल 6 है और यहाँ पे +4 है, बताइए क्या होगा हाइब्रिडेशन, क्या होगा हाइब्रिडेशन? D2sp3। यस, ये लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग में चला जाएगा, क्यों? क्योंकि निकेल पे +4 है, आपको वाटर से लेना देना नहीं है। फिर अगर CMA कोई +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑल लिगेंड्स आर SFL, ऑल लिगेंड्स आर SFL, तो यहाँ पे निकेल क्या है, +4 है, और निकेल +4 का मतलब क्या हो गया, 4 is 0, 3D6 हो गया, और 3D6 का मतलब यहाँ पेयरिंग होगा, और T2G6 EG0 आ गया, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2sp3। तो आप याद करिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ऑल लिगेंड्स आर SFL, ये बात समझ में आया क्यों SFL है +4 के साथ? क्योंकि डेल्टा ज्यादा है, सर, yes सर, आ गया। डेल्टा ज्यादा है तो भाई कहानी तो होगी ही,
+4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कभी भी मत लिगेंड चेक करिए, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कभी भी लिगेंड मत चेक करिए, सीधे टिक करिए, सीधे आप टिक करिए कि वो सब SFL है, सब SFL है। तो 2.45D सीरीज CA में ऑल लिगेंड्स आर SFL और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट CA में ऑल लिगेंड्स आर SFL। और भाई एक बात तो आप भी समझदार हो, कोबाल्ट +3 जो है, कोबाल्ट +2 नहीं, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 में भी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। तो कोबाल्ट +3 के साथ ऑक्सीजन डोनर आर SFL, ऑक्सीजन डोनर SFL का काम करेगा। कोबाल्ट +3 के साथ ऑक्सीजन डोनर SFL हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोबाल्ट +3 का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, कोबाल्ट +3 का जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो कोबाल्ट +3 के साथ ऑक्सीजन डोनर आर SFL, मतलब ऑक्सीडेट SFL, वाटर SFL। यस और नो? समझ में आया? ये है पॉइंट। तो कोबाल्ट +3 के साथ, कोबाल्ट +3 के साथ लिखो, कोबाल्ट +3 के साथ लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है और कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, तो क्यों नहीं जेड इफेक्टिव बढ़ा दे भाई। तो कोबाल्ट +3 के साथ ऑक्सीजन डोनर तब SFL हो जाएगा, कोबाल्ट +3 के साथ ऑक्सीजन डोनर SFL हो। ये याद करो, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन डोनर आर SFL विथ कोबाल्ट +3, ऑल ऑक्सीजन डोनर्स आर SFL, ऐसे लिखिए पॉइंट करके, ऑल ऑक्सीजन डोनर्स आर SFL, ऑल ऑक्सीजन डोनर्स, ऑल ऑक्सीजन डोनर आर SFL विथ कोबाल्ट +3, ये लिखिए, ऑल ऑक्सीजन डोनर आर SFL विथ कोबाल्ट +3। ये याद करिए, क्यों होगा? क्योंकि कोबाल्ट +3 का जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया, और अगर कोबाल्ट +3 का जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया तो कोबाल्ट +3 के साथ क्या होगा? ये होगा SFL। लेकिन कोबाल्ट +2 के साथ नहीं, कोबाल्ट +2 के साथ ये SFL नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट लिखिए, कोबाल्ट +3 के साथ ये SFL हो जाएगा, ऑल ऑक्सीजन डोनर आर SFL विथ कोबाल्ट +3। क्यों? क्यों? क्योंकि कोबाल्ट +3 में जेड इफेक्टिव ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ज्यादा है, इसीलिए ऑल ऑक्सीजन डोनर आर SFL विथ कोबाल्ट +3। जैसे CO, C2O4 थ्राइस, और यहाँ लिखा है 3-, यहाँ लिखा है 3-, तो भाई कोबाल्ट +3 होगा, कोबाल्ट +3 का मतलब D6 होगा, और D6 का मतलब T2G6 Eg0 होगा, और T2G6 Eg0 मतलब D2sp3 होगा। यही ना कंफ्यूजन था आपको, यही ना कंफ्यूजन था कि C2O4 सर ऑक्सिलेट जो लिखा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखा लिखा है, क्या वो सबके साथ होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड? नहीं, नहीं सर, +3 के साथ होता है। और +4 के साथ तो दुनिया का जितना लिगेंड है सब SFL है। +4 के साथ दुनिया का कोई भी लिगेंड आ जाए आपके सामने, वो सब SFL। +3 केवल कोबाल्ट के लिए है। सिर्फ कोबाल्ट +3, आयरन +3 के साथ नहीं जाएगा ये। आयरन और ठीक निकल है। +3 होता नहीं है, निकल +3 होता यस नहीं सर, है, कॉपर +3 होता नहीं है, तो फिर हम यस इसकी सर, बात क्यों सर करें? और वही मत बात मैं कहिए। यहाँ पे लिखने वाला हूँ, वही बात मैं यहाँ पे और लिखने वाला हूँ बेटा। कोबाल्ट +3 के साथ जैसे ऑल ऑक्सीजन डोनर SFL है, तो कॉपर +2 के साथ भी होगा, कॉपर +2 के साथ भी तो होगा भाई, क्योंकि कॉपर लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और कॉपर +2 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया। तो ऑल ऑक्सीजन डोनर आर SFL विथ कोबाल्ट +3 एंड कॉपर +2। समझ में आया? है समझ में? कॉपर +2, तो दोनों के साथ जोड़ लो, ऑल ऑक्सीजन डोनर आर SFL विथ कोबाल्ट +3 एंड कॉपर +2। Fe+3 पे भी होना चाहिए वो, Fe +3 पे भी होना चाहिए ना सर, नहीं होगा ना, Fe+3 में लेफ्ट टू राइट वाले में कम हो जाता है ना आयरन का। यस सर, यस सर, लेफ्ट टू राइट में कोबाल्ट उधर चला गया, राइट में के ऊपर भी है, तो यस सर, लेफ्ट टू राइट में जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है ना, क्योंकि डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन में आने लग जाता है, यस डी सर, में समझ इलेक्ट्रॉन समझ बढ़ने लग जाता है ना, इसलिए Fe के साथ कोई दिक्कत नहीं है। Fe की कहानी जैसे वो सब सही है, लेकिन एक कहानी थोड़ा सा और है, उसको भी देख लो आप। वो कहानी दिखाइए। कभी नहीं पूछा है आज तक, लेकिन एक मान लो पूछ देता है तो देखो, अगर Mn+2 होता तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नाइट्रोजन डोनर, यहाँ लिख लो नाइट्रोजन डोनर NH3 is weak filled ligand, NH3 is weak filled ligand with NH3 is weak filled ligand with iron +2, आयरन +2 के साथ ये NH3 वीक फील्ड लिगेंड होता है। मैग्नीज +2, क्रोमियम +2, इनके साथ ये NH3 भैया वीक में जाता है। क्यों? क्योंकि
आयरन लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला गया, और लेफ्ट टू राइट कंसेप्ट भी बनता है, लेफ्ट टू राइट कंसेप्ट भी बनता है कि जेड इफेक्टिव भी कम हो गया। जब जेड इफेक्टिव कम हो गया, और अमोनिया बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, अमोनिया बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मैंने बोला था अभी इसके पहले एक लाइन कि भाई जो भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स का मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा है वो दोनों रिस्पॉन्सिबल है उसमें। तो अगर आयरन +2 है तो आयरन +2 बहुत खराब है, तो अमोनिया भी बहुत अच्छा तो है नहीं, अमोनिया बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन डोनर भी बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, कार्बन तो नहीं है ना भाई, कार्बन तो नहीं है ना ये, तो इसका Yes, sir. मतलब अमोनिया मॉडरेट वाले में है, मॉडरेट वाले में है, तो Fe+2 के साथ अमोनिया वीक दिखाएगा, Fe+3 के साथ SFL दिखाएगा। हाँ बताओ। सही सही, कोबाल्ट +3 वाला जो था वो केवल ऑक्सीजन वाले के लिए है। सिर्फ ऑक्सीजन वाले के लिए, ओनली ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ठीक ऑक्सीजन है। मॉडरेट हो जाता है ना। ऑक्सीजन देखो Yes, अमोनिया yes, sir. थोड़ा सा ही हटके है ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट और Yes, वाटर sir. दोनों हो जाएगा इसमें, जैसे ऑल ऑक्सीजन का मतलब हो sir. गया ऑक्सीलेट भी वाटर भी, ये है पॉइंट ठीक है। पूरा। अब जाकर तुम्हें क्लियर हुआ, अब पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। सर ये हाँ अब बोलो। CO2 का रीजन क्या दिए थे, एक बार बता दीजिए। कॉपर +2 राइट में है ना, तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जब लेफ्ट से राइट में जाते हो तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और अच्छा, कॉपर +2 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी है, इसलिए जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा है, और जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो ऑक्सीजन डोनर SFL का काम करे, नहीं सर Fe में ऐसा क्यों, मिलेगा ना। हाँ बोलो। हाँ ये सर, Fe में ऐसा क्यों नहीं होता फिर? तो आयरन बहुत इधर है ना, पीछे है ना, कोबाल्ट से पीछे है ना, आयरन के बाद कोबाल्ट आता है, ये हाँ ठीक आयरन है। पीछे है, और जब आयरन पीछे है तो उस कंडीशन में तुम्हारा जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, और मैक्सिमम पे भी जाएगा अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो कोबाल्ट से पहले आ जाएगा ना, तो कोबाल्ट से पहले आने का जेड इफेक्टिव घटेगा उसका, ये है। तो डेटा के साथ तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। हाँ बोलिए। ठीक है सर, वही बोल रहे। तो यही इतना एक्सेप्शन है भाई, अगर 4D 5D सीरीज का CA में आ जाए तो ऑल लिगेंड्स आर SFL, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए तो ऑल लिगेंड्स आर SFL, और कोबाल्ट +3 और कॉपर +2 के साथ ऑल ऑक्सीजन डोनर आर SFL, और उसके बाद Fe+2 Mn+2 Cr+2 अमोनिया इज ट्रीटेड एज अ वीक फील्ड लिगेंड। आया कुछ, आया नहीं आया? यही है 4 पॉइंट जहां से इंपॉर्टेंट, अब आपको फील आया होगा, ऐसा नहीं कि आपको मैंने जो लिखा है उसका रीजन है, परफेक्ट रीजन है, ऐसा नहीं कि इधर उधर से नहीं है। 4D 5D में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो गया, और जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो गया तो उस केस में ऑल लिगेंड्स आर SFL, है या नहीं? ऑल लिगेंड्स आर SFL है या नहीं? बोलो बोलो। यस सर। समझ में आया? रीजन क्या दिए बोलो। सर? NH3 वाला रीजन जो लास्ट वाला पॉइंट है वो बताइए। एक तो आयरन का जेड इफेक्टिव कम है, और दूसरी बात वो +2 वाला है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, एक मिनिमम हाँ है सर, और जेड इफेक्टिव घट गया, तो और अमोनिया भी मॉडरेट लिगेंड होता है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मॉडरेट होता है। तो जब भैया मॉडरेट है तो कहानी तो बदलेगी ही, अमोनिया WFL हो जाएगा Fe+2 Mn+2 Cr+2, इनके साथ ये WFL का काम करे, ठीक है? ये पूरी कहानी है भाई, ये कहानी समझ में आई? क्वेश्चन दिया जाए, बना दोगे? अब सर ये हाँ बोलो। सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब सिर्फ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी मतलब बढ़ेंगे तो किससे बताएंगे? देखो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत, देखो एक चीज उत्साह जो आपका क्वेश्चन है बेटा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बोनिल में आता है सिर्फ, और किसी में नहीं आएगा नेगेटिव। हाँ सर, कार्बोनिल में, और कार्बोनिल तो बहुत स्ट्रांग होता है भाई, तो कार्बोनिल तो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन कहानी में फिर से वैसी आ जाएगी, नेगेटिव वाले में तुम्हें कभी भी ये नहीं पूछता है कि DsP2 या sp3 वाला, ये कम पूछता है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में बहुत रेयर कंपाउंड होता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो अगर आपसे पूछता है तो वो आप कार्बोनिल के साथ जा सकते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ कर सकते हो वहां पे, लेकिन मैं तब भी आपको कह रहा हूँ कि आपको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगा मतलब आपको समझ में आता होगा भाई कि नेगेटिव में बढ़ेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, प्रोटॉन घटेगा, प्रोटॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो जेड इफेक्टिव घट जाता है, ये तो आपको जानकारी है आपको। हाँ सर, तो हाँ उस केस में कहना गलत होगा कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो ऑल लिगेंड्स आर ऐसे, ये तो बहुत गलत चीज हो जाएगा हमारे लिए,
ये नहीं कह सकते, क्योंकि निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने का मतलब होता है जेड इफेक्टिव का घट जाना, है या नहीं? जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा बेटा, है या नहीं? बोलो। हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है। वो बात है, तो निगेटिव वाला में टेंशन मत लो, निगेटिव नहीं आता है, बहुत रेयर कंपाउंड है निगेटिव ऑक्सीजन, एक दो है, गिना चुना है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो परेशान नहीं हुई उसके लिए। ठीक, अब इतने पॉइंट्स पे आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा, इतना ही पॉइंट है जहां पे पूरे क्वेश्चंस बनते हैं, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। अब देखो, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन देखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई हाइब्रिडाइजेशन देखना है। अब जितना कंफ्यूजन आपको हो रहा था बीच बीच में कि सर C2O4 कहीं पे स्टेफेल लिखा है सर, कहीं पे सर +4 वाला, कभी 5D सीरीज वाला कोई CMA दिख रहा है सर, तो वो ClSFL की तरह काम कर रहा है सर, ये कैसे? तो ये सब आपको रीजन क्लियर है कि 4D 5D सीरीज के साथ आपको लिगेंड्स नहीं देखने हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आपको लिगेंड्स नहीं देखने हैं, +3 कोबाल्ट और कॉपर +2 के साथ ऑक्सीजन डोनर SFL का काम करेगा। उसके बाद और अमोनिया की बात करें तो अमोनिया WFL होगा जब आयरन +2 वाला होगा, जब मैग्नीज +2 वाला होगा, और जब क्रोमियम +2 वाला होगा। यही तो कहानी बताया मैंने आपको, समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? इसमें क्या कर आ गया सम सर। अप कर रहे हैं सर इसको। आ गए सर। इतने पॉइंट हैं जहां से हाइब्रिडाइजेशन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और अभी मैं आपको होमवर्क अब दूंगा ना, अब आप गलत नहीं करोगे। अब आपको कहीं से भी ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर इसमें ये WFL है सर, ये SFL है। SFL है वो तो है, लेकिन जब भी आपके पास 4D 5D का सीरीज आएगा तो वहां पे WFL SFL मत देखिएगा। जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो WFL SFL मत देखिएगा, वहां सब SFL है। बस याद कर लीजिए, 4 पॉइंट लिखवाया है उसे याद कर लीजिए, 4 पॉइंट नोट्स में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आइए क्वेश्चन देते हैं आपको, समझ के बनाइएगा। ये क्वेश्चन देते हैं, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पे। अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पे नहीं कराया। आप मैग्नीट्यूड डेल्टा का पूरी कहानी समझा तो दिया है मैंने, ऐसे आप बना सकते हो, मैं होमवर्क दूंगा, बना लीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा बनाएंगे बना सर। लीजिएगा। तो इतने पॉइंट्स अगर आपने समझ लिया होगा तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा, इसकी गारंटी मैं यस देता हूँ। सर, ये इतना तो गारंटी याद के रखना साथ मैं जरूरी बोल है। रहा हूँ आपको, तो क्योंकि जेई का जितना क्वेश्चन आया है सब इसी सब पॉइंट से है, तो गलती तो नहीं होगा। कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, डेल्टा का मैग्नीट्यूड कंपेयर करो। पहला दिया है, फर्स्ट है PtCl4 -2, PtCl4 -2। इन दोनों से करा चुके हैं सर क्वेश्चन, में लगता है नहीं कराए थे, नहीं कराए थे मैग्नीट्यूड डेल्टा में, नहीं कराए थे इसको। NiCl4, स्टेबिलिटी में कराए थे। हाँ तो NiCl4 2, इसको करो। ये A है, ये B है, और एक C है, ABC। ये क्वेश्चन तुम लोगों को और देते हैं जहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, देखना चाहते हैं आप पर कितना सही करते हो आप। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, तब भी आपको दे रहे हैं, मन कर रहा है, ऐसे ही आपको अटपटा लगेगा। NiCl4, एक समय में आप गलती करोगे इसमें, तो कैसे? ये देखो NiCl4 2 नेगेटिव, ये बड़ा अटपटा, ये कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं, इसीलिए अटपटा है ये। लेकिन तब भी मैं आपको एक बार जज करना चाहता हूँ कि आपने कितनी बातों को ध्यान रखा है। ABC है, NiCl6 4 -, NiCl4 2 -, और NiCl4 2 -। ये क्वेश्चन बड़ा अटपटा है, मुश्किल कर सकता है आपके लिए। थोड़ा सा आप इसको देखेंगे, समझेंगे, तो बताएंगे आंसर क्या होगा। सर दूसरा CAB होगा क्या सर? CAB हाँ। ये कैसे सोचा आपने ऐसे? तो CN स्ट्रांग वाला है उससे, फिर AB में तो नहीं, ऑक्टाहेड्रल वाला हाँ वो तो है ही। ये आप एक रिलेशन हमने कल के क्लास में पढ़ाया था, आपको याद होगा, डेल्टा SP, ये देखो 1.3 डेल्टा नॉट होता है, यस यस सर। सर। ये कल मैंने पढ़ाया था आपको। और ये देखो यहाँ जो C वाला है ना, C वाला स्क्वायर प्लेनर है, और ये हमने वो लाइन लिखवाया, देखो हमने ध्यान रखा था बहुत,
हमने उस पॉइंट में ध्यान रखा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की मैग्नीट्यूड डेल्टा टेट्राहेड्रल से ज्यादा होता है। मैंने ये लिखा था, सोचो आप कितना मैंने बारीकियां Yes, sir. रखी है। तो ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है और ये टेट्राहेड्रल है और ये स्क्वायर प्लेनर है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बार बार आप सोचने लग जाएगा कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो सर मैं तो यही समझता था कि मैग्नीट्यूड डेल्टा पर। ये बात सही है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में ये सही है। स्क्वायर प्लेनर में देखो, कल ही निकाल के देखे हैं तो 1.3 डेल्टा नॉट आता है, ये चेक किया हुआ है हमारा। कि डेटा के साथ मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे उटपटांग बात नहीं कर रहा हूँ, डेटा सामने है आपके। देखिए डेल्टा एस पी 1.3 डेल्टा नॉट, 1 से ज्यादा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा होगा सी, फिर होगा ए और उसके बाद होगा बी। ये ऑर्डर है, यहाँ लिख लीजिए, स्टार लगा लीजिए। आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया है, आगे भी कोई उम्मीद नहीं है इस क्वेश्चन के आने, लेकिन मान लो आ गया तो कितनी अच्छी बात होगी। सही कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन आप यस कर पाएंगे। मॉडल में भी ये क्वेश्चन नहीं है, तो आप रफली सब कुछ कर सकते हैं। रफली क्वेश्चन को बनाएंगे, बन जाएगा मुझे लगता है, आपसे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, आपको मैग्नीट्यूड डेल्टा का क्वेश्चन बन जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है। तो उतने ही पॉइंट है जितना पॉइंट मैंने लिखवाया है, और हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन बन जाए। अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक एप्लीकेशन बाकी है, वो बाकी है उससे कलर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो वेवलेंथ से रिलेटेड है, उस पर क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल खूब आ रहा है। जेई एडवांस के अंदर 2019 में आया, 2020 में आया और 21 में भी आने की पूरी उम्मीद है। वो वेवलेंथ वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। तो कल थोड़ा देर इसको पढ़ लेते हैं। आज एप्लीकेशन होमवर्क देंगे सर? होमवर्क अभी आ जाएगा आपके पास, खूब सारा होमवर्क आएगा। जो जो क्वेश्चन पहले ठीक है, बढ़िया दीजिए सर, खुद भेज दीजिए। भेज देंगे अभी। ऊपर वाले आंसर बोल दीजिए। हाँ, तो इसको पूरा भेज देंगे बेटा, होमवर्क पूरा भेज देंगे। जो इसके पिछले क्लास में जो होमवर्क दिए थे, इसके मतलब परसों के जो क्लास में दिए थे, वो भी होमवर्क फिर से मैं आपको दे दूंगा। क्यों दूंगा? यस सर, वो फिर से करेंगे छोड़ सर, दिया था इसको मैंने, फिर से करेंगे। तो अब आपको उन्होंने काफी गलत लगाए होंगे। अब सही हो जाएगा आपका। जो पॉइंट, जितने एक्सेप्शंस पॉइंट थे, उन सभी पॉइंट को मैंने यहाँ पे यस सर, लिखा है। जितने डाउट्स थे अब सही हो सर जाएंगे। कॉन्सेप्ट भी गलत ही होगा, काफी सवाल में कॉन्सेप्ट गलत लगाए होंगे। अब सब सही हो जाएगा, अभी मैं सब सही कर दूंगा। यस सबको सर। पूरा होमवर्क ही दूंगा, पूरा सी सेक्शन दूंगा अब आपको। तो अभी भेजूंगा, अभी होमवर्क भेज देता हूँ आपको, ठीक है? यस सर, भेजिए। आज का क्लास यहीं तक है। कल के क्लास में हम ऑर्गेनिक को शुरू भी करेंगे, थोड़ा कॉन्फॉर्मेशनल को, और साथ ही साथ थोड़ा सा इसको पढ़ा देंगे। मतलब आधे घंटे की क्लास ये चलेगी, आधे घंटे भी नहीं, 20 मिनट की क्लास इसको चलाते हैं। ठीक है, ठीक है। और आधे 1 घंटे की क्लास हम ऑर्गेनिक के चलाएंगे कल। तो हमारा काम हो जाएगा, ये पूरा CFT हमारा फिनिश हो जाएगा पूरा। और फिर हम जैसे ही अगले जब भी क्लास में आएंगे, मंडे को या ट्यूसडे जो भी क्लास आप करिएगा, उस पर आइसोमेरिज्म टॉपिक लेके आएंगे। वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बच जाएगा थोड़ा सा ना, तो फिर हमें मुश्किल हो जाएगा पढ़ाने में। तो हम इसको कंटिन्यूअसली पढ़ा देंगे पहले, और उसके बाद हम छोड़ देंगे आइसोमेरिज्म के लिए, फिर हम आ जाएंगे, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट क्लास आप फिजिक्स का भी कॉपी रखिएगा साथ में, और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कॉपी साथ में रखिएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा। अगर आपको जहाँ जहाँ समझ नहीं आएगा, इसको यूट्यूब पे पढ़िएगा एक बार फिर से, मैं आपको भेजूंगा लिंक, देखिए। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।